आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसे हम लोग ETC भी कहते हैं या फिर इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही एक सेक्शन का पोर्शन है। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले आपको एक आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको एक इनर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक स्पेस है जिसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर IMS भी कहा जाता है। सेंटर में जो पोर्शन है उसे हम मैट्रिक्स कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मेनली माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होती है। इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस अरेंज्ड हैं जिनसे कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस से होते हुए अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पहुंचते हैं और उस प्रोसेस में वाटर का फॉर्मेशन होता है और इसमें ATP का भी फॉर्मेशन होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या क्या होता है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की उसमें 5 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होती हैं। जो हमारी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है उसे हम लोग NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये हमारी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है जो कि इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। इसे हम लोग NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दूसरी कॉम्प्लेक्स जो हमारी है कॉम्प्लेक्स 2 उसे हम लोग सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक यूबिक्विनोन दिखाई देगा, इसका भी यूज़ अभी हम आपको बताएंगे। कॉम्प्लेक्स 3 जो है उसे हम लोग साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 जो है ये कॉम्प्लेक्स 4 है। कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और 5th वाली जो है इसे हम लोग ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स 1 की। जो कॉम्प्लेक्स 1 होती है वो सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इन सभी कॉम्प्लेक्सेस में से सबसे बड़ी है लगभग। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 2 सब यूनिट से मिलके बनी है। ये जो ब्लू वाली सब यूनिट आप देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से इनकोडेड है और ये जो ग्रीन वाली आप सब यूनिट देख रहे हैं ये न्यूक्लियस के DNA से बनी हुई है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स 1 की 2 सब यूनिट 2 अलग अलग जगहों से बन के आई है, एक माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से और एक न्यूक्लियर जीनोम से। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि जो मैट्रिक्स है उसमें क्रेब साइकिल चलती है। तो क्रेब साइकिल में NADH बने थे और FADH बने थे। तो वो NADH और FADH का यूज़ ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होगा। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस में भी 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बने थे, अगर आपको याद हो, वो भी यहाँ पर साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे शटल सिस्टम्स के थ्रू। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी NADH और FADH अभी तक बने हैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल की प्रोसेस में, उनका यूज़ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होगा। पहली चीज़ तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के लिए जिससे कि वाटर का फॉर्मेशन होगा, और दूसरी चीज़ क्या होगी, प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से बाहर की तरफ पंप होंगे और फिर से उन्हें वापस अंदर लाया जाएगा जिसमें कि ATP का फॉर्मेशन होगा। अभी हम डिटेल में एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं NADH की। तो क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस में NADH बने थे। कितने बने थे? ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH बने थे और क्रेब साइकिल में 8 NADH बने थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम सबसे पहले NADH की बात कर लेते हैं। तो NADH सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा और NAD में कन्वर्ट हो जाएगा।
इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट होंगे इन कॉम्प्लेक्सेस में, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो NaDH जब NAD में ऑक्सीडाइज हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ने एक्सेप्ट किए। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से होते हुए आयरन सल्फर सेंटर तक जाएंगे। 4 आयरन सल्फर सेंटर्स यहाँ पे हैं जिनका नाम है N1, N3, N4। और उसके बाद जो चौथा वाला आयरन सल्फर सेंटर है वो है N2। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बने थे, यानी जब भी NaDH का ऑक्सीडेशन होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से होते हुए आयरन सल्फर सेंटर्स तक जाएंगे। उसके बाद ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सीधे सीधे ट्रांसफ़र होंगे यूबिक्विनोन को। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये कॉम्प्लेक्स 2 में नहीं जाएंगे, ये बात बहुत अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कॉम्प्लेक्स 2 में नहीं जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स सीधे सीधे कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे ही कॉम्प्लेक्स 1 अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को ट्रांसफ़र कर देगा, वैसे ही 4 प्रोटॉन मैट्रिक्स से बाहर की तरफ पंप होंगे, यानी कि मैट्रिक्स से 4 प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो 4 प्रोटॉन हैं ये मूव कर चुके हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ओके, कहाँ से? मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ये मूव कर गए हैं। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा यूबिक्विनोन को, वैसे ही 4 प्रोटॉन यहाँ से बाहर की तरफ यानी कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ मूव कर जाएंगे, पंप आउट हो जाएंगे। अब आगे की प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। यूबिक्विनोन जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं कॉम्प्लेक्स 1 से। अब ये यूबिक्विनोन 2 प्रोटॉन लेगा मैट्रिक्स से और बन जाएगा यूबिक्विनॉल। जब यूबिक्विनोन में 2 प्रोटॉन ऐड हो जाते हैं तब उसे हम यूबिक्विनॉल कहते हैं। और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही हैं जो इसने अभी कॉम्प्लेक्स 1 से लिए हैं। तो यूबिक्विनोन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है कॉम्प्लेक्स 1 से, उसके बाद ये 2 प्रोटॉन लेता है मैट्रिक्स से और बन जाता है यूबिक्विनॉल। फिर क्या होता है, ये जो यूबिक्विनॉल है ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने रिसीव किए थे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर देगा कॉम्प्लेक्स 3 को, कॉम्प्लेक्स 3 के सेंटर P को। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करेगा यहाँ से 2 प्रोटॉन्स पंप आउट हो जाएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ओके, और अब क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये आगे ट्रांसफ़र होंगे आयरन सल्फर सेंटर्स में, उसके बाद ये ट्रांसफ़र होंगे साइटोक्रोम C1 में। उसके बाद ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे इसमें से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को ट्रांसफ़र होगा। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C को ट्रांसफ़र होगा, वैसे ही 2 और प्रोटॉन मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप किए जाएंगे। ओके, अब ये जो साइटोक्रोम C है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचाता है। ये मोबाइल होता है, ये मूव कर सकता है। तो ये जो साइटोक्रोम C है ये एक एक करके इलेक्ट्रॉन को पहुंचाएगा। यहाँ तक 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ नहीं पहुंचा सकता, ये एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाएगा। तो सबसे पहले ये एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, तो साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद ये साइटोक्रोम C मूव करेगा और ये कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ जाएगा और कॉम्प्लेक्स 4 को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ओके, और उसके बाद ये साइटोक्रोम C वापस इधर आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो साइटोक्रोम C ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया है, अब ये वापस इधर आएगा और फिर से दूसरा इलेक्ट्रॉन ये लेगा और फिर से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 को
ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरीके से साइटोक्रोम सी एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए गए थे, तो ये पहले एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा कॉम्प्लेक्स 4 में और फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ पर एक साइकिल भी चलती है जिसका नाम है क्यू साइकिल, जिसे हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो कॉम्प्लेक्स 4 तक आ चुके हैं। फिर अब क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कॉपर सेंटर रिसीव करेगा, कॉपर सेंटर ए। उसके बाद कॉपर सेंटर ए से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम ए तक जाएंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम A3 पे जाएंगे और फिर साइटोक्रोम A3 से अल्टीमेटली वो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा और 2 प्रोटॉन भी मैट्रिक्स से लेगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और 2 प्रोटॉन ले रहा है मैट्रिक्स से और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो जो वहाँ से NaDH से 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो चलते चलते यहाँ पे आएंगे और ऑक्सीजन उन्हें एक्सेप्ट करेगा। उसके साथ ऑक्सीजन 2 प्रोटॉन भी मैट्रिक्स से एक्सेप्ट करेगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा वैसे ही ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है ये 2 प्रोटॉन बाहर की तरफ पंप कर देगा। मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ 2 प्रोटॉन्स बाहर की तरफ पंप हो जाएंगे। तो इस तरीके से अब क्या हो चुका है, एक NaDH के ऑक्सीडेशन से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो ऑक्सीजन तक पहुंच चुके हैं। ऑक्सीजन 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स से लेके वाटर का फॉर्मेशन कर चुका है और इस प्रोसेस में ओवरऑल 10 प्रोटॉन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ पंप किए जा चुके हैं। अगर आप काउंट करें तो ये जो कॉम्प्लेक्स 1 था इसने 4 प्रोटॉन्स पंप किए, कॉम्प्लेक्स 3 ने भी 4 प्रोटॉन्स पंप किए और कॉम्प्लेक्स 4 ने 2 प्रोटॉन्स पंप किए। तो इस तरीके से 10 प्रोटॉन्स पंप हो चुके हैं एक NaDH के ऑक्सीडेशन से। अब क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगा। ये जो प्रोटॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं इसमें एनर्जी प्रेजेंट है, इस एनर्जी का यूज़ किया जाएगा ATP के फॉर्मेशन के लिए। लेकिन ये होगा कैसे, ये होगा ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स की वजह से। ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन को ये लेगा और इसको ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से दोबारा मैट्रिक्स में पंप कर देगा। इस प्रोसेस के चलते ATP का फॉर्मेशन होगा। अब कितने ATP बनेंगे वो हम आपको बता देते हैं। जो रिसेंट कॉन्सेप्ट आया है उसके हिसाब से जब 4 प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ पंप किए जाएंगे तब एक ATP का फॉर्मेशन होगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं, 10 प्रोटॉन्स मौजूद हैं, यानी कि कुल मिला के कितने ATP का फॉर्मेशन होगा, 2.5 ATP का फॉर्मेशन होगा। सो हम आपको ATP का भी फॉर्मेशन करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से ATP सिंथेस से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से जब 4 प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ ATP सिंथेस पंप करेगा तो उस प्रोसेस में एक ATP का फॉर्मेशन होगा। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे 10 प्रोटॉन्स मौजूद हैं, तो 10 प्रोटॉन्स को पंप करने में कितने ATP बनेंगे, 2.5 ATP बनेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एक NaDH से 2.5 ATP बन रहे हैं। अब आपको एक मूवमेंट के थ्रू दिखा देते हैं कि किस तरीके से प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे, ATP सिंथेस इन्हें पंप करेगा और इससे ATP का फॉर्मेशन होगा। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार 4 प्रोटॉन्स के पंपिंग के बाद एक ATP का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम ये वाला प्रोटॉन ले लेते हैं। ये वाला प्रोटॉन जैसे ही ATP सिंथेस पंप कर देगा मैट्रिक्स में, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में, वैसे ही एक ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम और प्रोटॉन्स लें
तो जैसे ही ये दोनों जो आपके प्रोटॉन्स हैं, ये दोनों प्रोटॉन्स भी आपका एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स पंप कर देगा, तो एक एटीपी और बन जाएगा। और अब आपके पास कितने प्रोटॉन्स बचे हैं? 2 प्रोटॉन्स बचे हैं। तो ये 2 प्रोटॉन भी जैसे ही एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स पंप करेगा, हाफ एटीपी बनेगा, यानी कि 2.5 एटीपी का फॉर्मेशन होगा 1 NADH के मॉलिक्यूल से, न्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार। ओके, तो इस तरीके से एक NADH के मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से 2.5 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बात कर लेते हैं FADH2 की। जैसा कि आप जानते हैं क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में चल रही है। मैट्रिक्स में जो क्रेब्स साइकिल का एक स्टेप है उसमें सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन रहा है और उस स्टेप में FADH का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उस प्रोसेस में जो FADH बना है उसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और उससे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 2 में जाएंगे और फिर इसको आयरन सल्फर सेंटर रिसीव करेंगे और फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन सीधे यूबिक्विनोन की तरफ जाएंगे। यानी कि ये जो FADH वाली प्रोसेस है इसमें कॉम्प्लेक्स 1 का कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज हुए थे ये यूबिक्विनोन की तरफ जाएंगे। बाकी का पूरा प्रोसेस सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। ये यूबिक्विनोन 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करते ही 2 प्रोटॉन्स को रिसीव कर लेगा मैट्रिक्स से और यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यूबिक्विनॉल 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 को दे देगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएंगे 2 प्रोटॉन्स यहाँ से बाहर की तरफ पंप हो जाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये सेंटर P की तरफ गए, आयरन सल्फर सेंटर की तरफ गए, साइटोक्रोम C1 के पास गए और उसके बाद यहाँ से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C कैरी करके दूसरे कॉम्प्लेक्स 4 तक ले जा पाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C तक आता है 2 प्रोटॉन्स और कॉम्प्लेक्स 3 पंप कर देता है बाहर की तरफ। ओके, फिर ये साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो ये साइटोक्रोम C ने एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर लिया है, ये कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन दे देगा और उसके बाद ये वापस आके दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। सो इस तरीके से जो ये साइटोक्रोम C है ये मूव करता रहता है और एक एक इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफ़र करता है। तो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आ चुका है कॉपर सेंटर A के पास। कॉपर सेंटर A से ये साइटोक्रोम A पे जाएगा, साइटोक्रोम A से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 पे जाएंगे और फिर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 से ऑक्सीजन के पास जाएंगे जो कि अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और ऑक्सीजन मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन लेके वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। इसके बाद 2 प्रोटॉन्स ये जो आपके कॉम्प्लेक्स 4 है, कॉम्प्लेक्स 4 भी 2 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ पंप कर देगा। अब FADH के केस में क्या हुआ है, टोटल कितने प्रोटॉन पंप हुए हैं मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में? 2 + 2 + 2 यानी कि 6। सो एक FADH मॉलिक्यूल के केस में 6 प्रोटॉन्स पंप किए गए हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा कि FADH वाले केस में कॉम्प्लेक्स 1 का कोई भी रोल नहीं है। अब क्या होगा, सेम प्रोसेस होगी। ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो थी वो प्रोटॉन्स को पंप करेगी जिसमें कि ATP का फॉर्मेशन होगा। प्रोसेस वही सेम है। जब 4 प्रोटॉन्स यहाँ पे पंप हो जाएंगे तो उनसे एक ATP का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पे अगर हम 4 प्रोटॉन्स को पंप करा देते हैं ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स से तो एक ATP का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद हमारे पास 2 प्रोटॉन्स बचे हैं, ये भी ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स पंप करेगी और इससे फॉर्मेशन होगा हाफ ATP का, यानी कि एक FADH से 1.5 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक FADH से 1.5 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोगों की बुक्स में 1 NADH से 3 ATP और 1 FADH से 2 ATP दिखा रहा होगा जो कि ओल्ड कॉन्सेप्ट है, जबकि जो अभी न्यू कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग 1 NADH से
2.5 ATP बनेगा और 1 FADH से 1.5 ATP बनेगा। किस तरीके से बनेगा वो भी मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा दिया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। सो बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। अगर आपको उस डायग्राम को समझने में दिक्कत हो रही है तो आपको इससे बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम NADH की बात करें तो जब NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 में जाएंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बहुत सारे, अगर आपको उस पे के नाम नहीं याद हो रहे हैं, FMN, आयरन सल्फर सेंटर्स, वो सब, तो अब आप कुछ नाम स्किप भी कर सकते हैं बीएससी वाले बच्चों के लिए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कॉम्प्लेक्स 1 रिसीव करेगा। कॉम्प्लेक्स 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? यूबिक्विनोन में। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनोन में जाएंगे 4 प्रोटॉन्स बाहर की तरफ पंप करेगा कॉम्प्लेक्स 1। उसके बाद क्या हो रहा है? 2 प्रोटॉन्स यूबिक्विनोन एक्सेप्ट करेगा यहाँ से और क्या बन जाएगा? यूबिक्विनॉल। उसके बाद क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करेंगे कॉम्प्लेक्स 3 में। फिर कॉम्प्लेक्स 3 से 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे? साइटोक्रोम C में। साइटोक्रोम C मूवेबल है, वो एक एक करके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करे। सो जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम C में जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 4 प्रोटॉन्स पंप कर देगा। उसके बाद ये जो साइटोक्रोम C है ये एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचाएगा और यहाँ पे अल्टीमेटली ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उनको एक्सेप्ट करेगा और 2 प्रोटॉन्स जो हमारे प्रेजेंट है मैट्रिक्स में उनसे कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। और इस प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स 4 था उसने 2 प्रोटॉन्स पंप किए थे। तो कुल मिला के कितने प्रोटॉन्स पंप किए थे NADH के केस में? 4 + 4 + 2 यानी कि 10 प्रोटॉन्स। सो NADH के केस में 10 प्रोटॉन पंप किए गए मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। उसके बाद ये 10 प्रोटॉन जो थे इनको वापस अंदर लाने के लिए ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स वर्क करेगा और 4 प्रोटॉन से 1 ATP का फॉर्मेशन होगा। इसलिए एक NADH से 2.5 ATP का फॉर्मेशन होगा। अगर हम बात करें FADH2 के केस की तो FADH2 के केस में क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स 2 वर्क कर रहा है, जबकि जो आपका NADH था उसमें कॉम्प्लेक्स 1 वर्क कर रहा था। ओके, तो आपका जो FADH2 का केस है उसमें क्या हो रहा है? सीधे सीधे कॉम्प्लेक्स 2 फंक्शन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है। FADH2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 2 में गए, फिर यूबिक्विनोन में गए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 में गए, कॉम्प्लेक्स 3 से कहाँ गए? साइटोक्रोम C में गए और जैसे ही साइटोक्रोम C तक गए इलेक्ट्रॉन्स 4 प्रोटॉन्स यहाँ पे पंप करेगा कॉम्प्लेक्स 3। फिर साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ तक पहुँचाएगा? कॉम्प्लेक्स 4 तक। और क्या हो रहा है? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट करेगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स 4 2 प्रोटॉन बाहर की तरफ पंप कर देगा। तो इसलिए जो हमारा FADH2 है उसके केस में 6 प्रोटॉन्स पंप किए गए हैं। ओके, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स 1 यहाँ पे फंक्शन नहीं करता है। तो 6 प्रोटॉन पंप किए गए। अब इनको वापस अंदर लाने के लिए ATP सिंथेस वर्क करेगा और ये जो 6 प्रोटॉन्स हैं ये वापस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ आएंगे और इस प्रोसेस में कितने ATP बनेंगे? 4 प्रोटॉन से 1 ATP बन रहा है, तो 6 प्रोटॉन से कितने ATP बनेंगे? 1.5 ATP। तो FADH2 के केस में 1.5 ATP बनेंगे। रिसेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार, जो नया कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार ये चीज़ें हो रही हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको 1 NADH = 3 ATP और 1 FADH = 2 ATP देखने को मिलेगा आपकी बुक्स में। तो जो आपकी बुक्स में लिखा हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है। आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो ये BSc के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आप इसको अपने एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं।
अब हम डिटेल एनर्जेटिक्स की बात करेंगे कि रेस्पिरेशन में ओवरऑल हमें कितने एटीपी का गेन हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।